आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। बिहार असेंबली इंतखाब में हालांकि अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन तमाम पार्टियां जोड़ घटाव में लगी हुई हैं। रियासत में पहली बार एक दूसरे के हाथ थाम कर जहां आरजेडी और जेडीयू इक्तदार की कुर्सी हासिल करना चाहती हैं, तो वहीं बीजेपी दिल्ली इंतखाब में हुई गलती से सबक लेते हुए मोदी के चेहरे और एनडीए के पार्टनर्स के जरिए बिहार में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने का ख्वाब देख रही है। लेकिन इंतखाब की तारीखों के ऐलान से पहले एनडीए के सामने मुश्किलों का भी अंबार है। एनडीए खेमे में सीटों के बंटवारे और सीएम कुर्सी को लेकर जिस तरह से उठापटक चल रही है, उससे बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार किला फतह करने का सफर कांटों भरा लग रहा है। सवाल कई सारे हैं। इस इंतखाब में आखिर किस खेमे को मिलेगी कामयाबी? लालू नीतीश को एक साथ आने से कितना फायदा मिलेगा? क्या सीटों के बंटवारे पर एनडीए में इत्तेफाक राय बन पाएगी? क्या सीएम उम्मीदवारी का मसला आसानी से सुलझ सकेगा? इन तमाम पेच व खम के बीच बिहार में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज हम इस बहस में ढूंढेंगे। इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ पटना स्टूडियो से सीधे जुड़ रहे हैं जेडीयू के लीडर प्रोफेसर असलम आजाद साहब, बीजेपी के लीडर राजीव रंजन पटेल, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर शहजाद पूनावाला जी और लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अजय कुमार। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। नाज़रीन, हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बहस की शुरुआत से पहले आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सियासी पार्टियों के लिए बिहार इंतखाब का काउंटडाउन शुरू है। दो खेमों के इस जंग में एक तरफ दो ऐसे लोग हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ कदमताल कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा एक दूसरे की मुखालिफत करके अपनी सियासी रोटी सेकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने एनडीए के पार्टनर्स और मोदी के चेहरे के सहारे इख्तियार में दोबारा वापसी के ख्वाब सजा रही है। कामयाबी के भरोसे से लबरेज दोनों ही खेमे खुद को अभी से फातिह बता रहे हैं। बिहार में जो कुशासन के क्रूज पर करप्शन का कुनबा बैठा हुआ है, उस कुशासन के क्रूज से करप्शन के कुनबे को डूबना है और बिहार को फिर से एक बार सुशासन और विकास के रास्ते पर ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये संकल्प है कि हम अकेले नहीं हैं। सारा देश बिहार इलेक्शन के तरफ टकटकी लगा के सारा ध्यान है कि यहीं से बीजेपी की वापसी हो जाएगी पूरे देश में। भले ही दोनों खेमे इंतखाब में कामयाबी के झंडे नस्ब करने का अभी से दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर मुश्किलों का अंबार भी है। मोदी के चेहरे के साथ पूरे दमखम से रियासत में ताल ठोक रही बीजेपी एनडीए के अंदरूनी खलफशार से परेशान है। एनडीए में सीएम ओहदे और सीटों के बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। लोक समता पार्टी जहां पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने साबिक सीएम जीतन मांझी गुट में शामिल 5 एमएलएस को टिकट दिए जाने की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। वो ऑथोरिटी नहीं ना है, ऑथोरिटी तो सब लोग हैं। हमारी पार्टी ने एनडीए के समक्ष एक विकल्प रखा है, एक रास्ता एनडीए को सुझाया है। अब एनडीए को विचार करना है। एक तरफ पासवान का मांझी की पार्टी में शामिल 5 एमएलएस पर ऐतराज, तो दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का पार्टी सदर कुशवाहा को सीएम ओहदे के तौर पर पेश करना कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि बीजेपी समेत पूरे एनडीए के लिए इन इख्तलाफात को खत्म कर पाना एक मुश्किल भरा अमल होगा। दिल्ली से जब्बार खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इसमें और तेजी होती जाएगी, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई है, जिस तरह से अभी इलेक्शन की जैसी सरगर्मी शुरू हुई और उसके बाद ही एनडीए के लोगों में आपसी इख्तिलाफात और सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरह से झगड़ा और जिस तरह से बात विवाद हो रहा है, उससे लग रहा है कि राह आसान नहीं होगी। हमारे साथ एलजेपी के लीडर यहाँ पे मौजूद हैं अजय कुमार जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब राष्ट्रीय जो समता पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की दौड़ में है, तो रामविलास पासवान क्यों नहीं है? और क्या इस तरह से अगर हर आदमी अपने आप को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बताता रहेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कुंभा, एनडीए का कुंभा बिहार की जो सियासी जमीन है उस पर अपना झंडा गाड़ पाएगी? अजय जी। नहीं, देखिए, जहां तक आपने अभी कुशवाहा जी को सुना, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के विचार को आगे किया। फैसला तो एनडीए के सभी घटक दलों को, ये तो बता दिया ना कि वो एक उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर के। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम
चाहे एलजेपी हो चाहे कुशवाहा जी हो, हम उनकी पार्टी के मेंबर नहीं है, हम घटक दल है, अलायंस पार्टनर है। अलायंस पार्टनर, उन्होंने सीट की भी बात कही है, कल को एलजेपी भी अपनी सीट की बात करेगी, लेकिन बात रखने और करने का मतलब की सीट को तो उन्होंने खुद डिसाइड कर दिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने साफ कह दिया कि 67 सीट वो लड़ेंगे और 102 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़े और 74 सीट उन्होंने आपको दी है, बगैर आपसे पूछे उन्होंने आपकी सीट का भी को तय कर दिया है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बातें हमारे रिकॉर्ड पे नहीं आई हैं, एनडीए के बोर्ड पार्टनर्स में नहीं आई हैं, अपनी पार्टी के कन्वेंशन में सीतामढ़ी में जहां उन्होंने कन्वेंशन किया उसके, तो इससे अजय जी ये तो मानिएगा ना कि पार्टी फोरम पर भी एक राय नहीं हुई है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं अपनी अपनी राय है, तो जो यूनिटी होनी चाहिए एनडीए में वो नहीं। इससे यूनिटी पे क्या उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एनडीए छोड़ देंगे? अपने विचार रखने का, कल को मान लीजिए एक सीट पे, पटना सीट पे एलजेपी दावा करती है, हो सकता है उनका भी दावा होगा, हो सकता है बीजेपी का भी दावा होगा, तो दावा करना, हक जताना और बात है, और यह कहना कि ये सशर्त है, ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके अलायंस में शामिल नहीं है। फिर डिसयूनिटी का जो ये बहस का मूल मुद्दा है कि एनडीए में घमासान या डिसयूनिटी है, आपको लग रहा है कि एनडीए में घमासान नहीं? मैं आपको बता दूं, एनडीए एकजुट है। एनडीए के सारे घटक दल का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मिलकर इस जंगल राज के शासन को, इस कुशासन को, सुशासन बाबू, लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई मनमुटाव नहीं है, किसी तरह की कोई ये नहीं है, लेकिन आपके खुद के लीडर रामविलास पासवान जी ने और पशुपति पारस जी ने, इन दोनों ने ये बात कही है कि जो 5 विधायक, जो 5 एमएलए मांझी जी के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाए, इसलिए कि वही लोग हैं जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था। तो कहीं ना कहीं विवाद तो है ही। नहीं, विवाद नहीं है। आप ये बताइए, अजय जी ये बताइए, वो लोग जेडीयू छोड़ करके मांझी जी के साथ आए हैं, मांझी जी उनको लेके बीजेपी में आए हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाए? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बताता हूं कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। मसलन एक कांटी विधानसभा क्षेत्र को आप देख लीजिए, जिसपे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मुजफ्फरपुर का, हम पांचों बता सकते हैं आपको। वो झोपड़ी के सिंबल पे, एलजेपी के सिंबल पे वो चुनाव जीता गया, तो हमारा वैशाली का सांसद हमारा है, तो हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारे वोटर्स पे जो सीट जीता गया, और वो अगर मांझी के साथ है तो उस सीट पे तुम अपना दावा पेश करेंगे। ये उसका वैचारिक और लॉजिकल आधार है कि हम उसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी थी। नहीं, आपकी पार्टी तोड़ी थी इसलिए भी तो विरोध हो रहा है। हमारी सीट है, नरेंद्र सिंह का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारी सीट है, हमारे सिंबल पे आप जीते पहली बार, तो वो वोट हमारा है, हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो सीट एलजेपी को मिलनी चाहिए। तो यानी जो 5 सीट लेकर के आए हैं, ऐसे 5 सीट नहीं, ऐसे 5 सीट नहीं, ये 5 सीट इन स्पेसिफिक है। कल को मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, करागर विधानसभा, यहां पे एलजेपी सेकंड पोल की थी, वो सज्जन अब जेडीयू में जा चुके हैं, तब ये चुनाव बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ी थी, आपको ध्यान है? जी जी। तो वो सिटिंग सीट जेडीयू के पास है। अब अगर भाजपा कहती है कि वो सीट हमारी है, स्वाभाविक हम विरोध करेंगे कि भाई सेकंड पोल तो हम किए थे, तो आपको मिलनी चाहिए। चलिए, भाजपा के लीडर हमारे साथ राजीव रंजन पटेल जी पटना से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, आपने एलजेपी के स्पोक्समैन की बात सुनी, वो सीट जो इनके सिंबल पे जीती गई थी या जहां ये नंबर 2 की पोजीशन पे थे, वो इनका दावा है, और बहुत साफ कहा है। इनके जो डिप्टी लीडर कह लिए, नंबर 2 के जो लीडर हैं रामविलास पासवान के भाई, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है, पशुपति ने कि पारस जी ने, कि किसी भी हाल में हम लोग वो 5 विधायक जो मांझी जी के साथ आए हैं उनको एडजस्ट नहीं होने देंगे। और यहां तो आगे बढ़कर के अजय कुमार कह रहे हैं कि जहां जहां नंबर 2 की पोजीशन पर रही है एलजेपी, वो सीट उनको मिलनी चाहिए। प्रोफेसर असलम आजाद, आपके पास आता हूं, आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से एमबीए का कुंबा बिखरा हुआ दिख रहा है, उसको देख करके तो बड़ी खुशी हो रही होगी आप लोगों के खानदान में, जो नया जो परिवार मिलन हुआ है, जो एक दूसरे के साथ आए हैं, लालू जी और नीतीश जी, वो इस तरह के बिखराव को देख के तो बड़ा खुश हो रहे होंगे। क्या बोल रहा है सुनिए। असलम आजाद, खुशी की बात नहीं है जी। देखिए, जहां गठबंधन की सरकार होती है या फिर विचारधारा में क्लैशेज होते हैं या स्वार्थ की जो आज पॉलिटिक्स है,
तो जाहिर है कि इन बातों को लेकर के नाचाकी भी होती है, ना इत्तफाकी भी होती है और बिखराव भी होता है। और जहां तक इनके साथ जो पार्टियां हैं तो हम ये समझते हैं कि उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो मौका परस्त हैं और यही वजह है। रामविलास पासवान जी को देखिए, उन्होंने कितनी बार चोले बदले हैं। आवाज नहीं आ रहा है। कुशवाहा जी आदमी बहुत शरीफ हैं, लेकिन उन्होंने भी कई बार पार्टियां बदली हैं। तो ये दो उनके दो तीन पार्टियां ऐसी हैं, दो तीन लीडर्स ऐसे हैं जिनकी एक तरह से कहिए कि आवाज आपकी थोड़ी साफ आ रही है, आवाज ठीक है। नहीं, आपके पास वापस आऊंगा राजीव जी, पहले असलम आजाद साहब से बात कर लूं। जी असलम साहब जी। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि चाहत सबकी होती है। इन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया, वो खुद पार्टी में मौजूद थे कुशवाहा जी ने, और उन्होंने अपने को जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया वजीर आला का जी, जबकि वो सबसे छोटी पार्टी है, छोटा घटक है। और कहीं ना कहीं दिल में कसक है पासवान जी को भी, बिल्कुल है। वो भी कई बार उनकी चाहत रही कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के मौका नहीं मिल पा रहा चाह रहे थे एक जमाने में कि उनको बनाया जाए, लेकिन नहीं, मौका नहीं मिल पाया। लेकिन कल अगर इसका मौका मिलता है अगर इन लोगों को, तो ये लोग एक दूसरे का पांव ही नहीं खींचेंगे, हम समझते हैं कि पार्टी को भी तोड़ेंगे। तो और हमको खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारी दो पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, बहुत मजबूत हैं, दोनों लीडर हैं, बहुत मजबूत हैं। फिर यहाँ एनसीपी का मतलब यह है तारिक अनवर, तो तारिक अनवर बहुत महजब और एक सियासी खानदान के आदमी है, वो बहुत समझदार आदमी है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है और एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2/3 अक्सरियत से हमें कामयाबी हासिल होगी। आपको लगता है 2/3 मेजॉरिटी से बिहार में आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन जो है वो कामयाब होगा? असलम आजाद साहब ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में उनके पास सीट आने वाली है। राजीव जी आपके साथ बैठे हैं प्रोफेसर असलम आजाद साहब, जेडीयू के एमएलसी हैं, उनका दावा आपने सुना, आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी इनकी जो पार्टी है ये मजबूरी का गठबंधन इन्होंने किया है जी। और लालू यादव 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, बिहार की जनता ने उनको बेदखल किया। और यही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने जब 2005 के चुनाव जब लड़ रहे थे, इन्होंने कहा था कि हम आतंक राज से मुक्ति दिलाएंगे, हम कानून का राज स्थापित करेंगे, हम न्याय के साथ विकास करेंगे। आतंक का राज आखिर कौन सा था? जो लालू यादव के समय में दहशत, भय, डर का वातावरण पूरे राज्य में था, कानून नाम का कोई चीज नहीं था, कहीं कोई हत्या, अपहरण, डकैती, लूट होती थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं होते थे। उसी के खिलाफ जनता ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश जी ने कानून का राज तो लाया था ना, नीतीश जी ने कानून का राज लाया था, तो फिर उनको वोट देंगे लोग? नहीं लाया था उन्होंने, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी जब तक थी तब तक जो है ठीक था, लेकिन अब उसी के साथ चले गए, उसी लालू यादव के साथ, जिससे मुक्ति बिहार को दिलाने का काम किया था। लेकिन लालू यादव की पटेल साहब, प्रेम रंजन पटेल साहब, ये बताइए कि जब तक नीतीश कुमार आपके साथ थे तब तक वो बहुत अच्छे थे, सारा सुशासन का नारा उनका अच्छा था, वो डेवलपमेंट के महापुरुष माने जाते थे, सब कुछ थे, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बहुत अच्छा नाम था नीतीश कुमार का। लेकिन जैसे ही आपसे अलग हो गए तो वो कुशासन कुमार हो गए, ऐसा कैसे होता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब अच्छे लोगों का साथ होता है तो अच्छा काम होता है, अच्छा। लेकिन जब बुरे लोगों का साथ मिल जाता है तो विचार और कार्य उसी प्रकार का, व्यवहार सब उसी प्रकार का हो जाता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बिहार का विकास हो रहा था, बिहार में कानून का राज स्थापित था, बिहार पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा है, उसके बाद बिहार की पुनर्स्थिति हो गई, और लालू यादव के साथ आने के बाद तो पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं
प्रेम रंजन पटेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों का साथ अच्छा होता है और अच्छी चीजें होती हैं। आज आपके साथ नीतीश कुमार हट गए हैं तो वो बुरे हो गए हैं। आज आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं तो अच्छे आदमी का साथ है, वो अच्छा कर रहे हैं। रामविलास पासवान आपके साथ हैं तो अच्छे हैं। अगर कल ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये अच्छे लोग नहीं होंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी जब तक नहीं, पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो बुरे हो जाएंगे। इस स्टैंडर्ड से जो पैरामीटर आप बता रहे हैं कि बुरे हो जाएंगे, लेकिन यही आप कह रहे हैं नीतीश के। उपेंद्र कुशवाहा जी भी आज जिस प्रकार आज जिस प्रकार से एनडीए के साथ आए हैं, रामविलास जी आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये एक अच्छी पार्टी है और देश की जनता की चाहत है। देश के लोग चाहते हैं कि इसी पार्टी को आना चाहिए और उनको भी लगा कि बिहार में विकास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के सब। नहीं, चलिए, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। लोकसभा अजय कुमार यहाँ पर एलजेपी के लीडर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। आप देखिए, बीजेपी के जो स्पोक्समैन है बिहार के, वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथ थे, अच्छे का साथ होने से अच्छी चीजें होती हैं। यानी ये आप लोगों के ऊपर भी खतरे की घंटी है। कल को अगर आप हटते हैं वहां से तो आप अच्छों की गिनती में नहीं है। नहीं, वो बात साफ कह रहे हैं। नहीं, आप ऐसा समझिए कि जो वो भाजपा की तरफ से वो भाजपा की बात कह रहे हैं, लेकिन कल की बात छोड़िए। लेकिन मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं जी। जब तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ रही, डबल डिजिट ग्रोथ आया। जब तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ रही, बिहार में दंगे नहीं हुए। उसके बाद जब भाजपा अपना पांव खींच लेती है तो दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा जब सत्ता से अलग होती है दंगे करवाती है, तो ये भी इल्जाम लगता है। इल्जाम लगाना, मैं फैक्ट्स की बात कह रहा हूं जी। शहजाद कहिएगा, शहजाद से जान लेते हैं। शहजाद सर, नहीं, कहीं न कहीं जो एक अंकुश था नीतीश कुमार के ऊपर, ये नीतीश कुमार अंकुश था या निरंकुश हो गए नीतीश से अलग होकर के, ये बताइए आप एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग क्यों हुए थे? उसी का मूल कारण बता देना। 5 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने, गुजरात सरकार ने बिहार की गरीब जनता के लिए दिया, वो वापस कर दिया जी। रीजन क्या था? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अगर मुझे प्रधानमंत्री भाजपा बनाएगी तब तो भाजपा बहुत अच्छा दल है। तब तो आपसे सवाल, पासवान जी बीजेपी में क्यों गए? पासवान जी बीजेपी में क्यों गए? ये तो कांग्रेस बनना है, मंत्री बनना है। नहीं, मंत्री बनना है ये सवाल नहीं था। तो अगर हमने कब कहा कि हमें अगर हमारे सांसद हैं तो 5 मंत्री बना दीजिए? ये भाजपा का जो दल है, जो भी अलायंस की पॉलिटिक्स होती है, जब हम राजनीति कर रहे हैं तो उसमें जो भी अलायंस के तहत जो शर्तें तय होती है उसके तहत गए। लेकिन सिर्फ उस सवाल पर हटना और जुड़ना, सवाल इस बात का नहीं है कि मुझे मंत्री बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं बनाओगे तो मैं बाहर हूं। आज एलजेपी ये तो कह नहीं रही है कि आप हमने क्या कहा, एलजेपी हो, आरएसएलपी हो, हमारा एक लक्ष्य है कुशासन को खत्म करना। कुशासन को खत्म करना। चलिए और जोड़ आपसे बात हो गई। कांग्रेस के लीडर यहाँ पर शहजाद पूनावाला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने बात सुनी जेडीयू की, बीजेपी की और एलजेपी की। इन लोगों की अपनी अपनी रपली, अपना अपना राग। ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी सरकार बना रही है। जाहिर सी बात है कि सरकार तो किसी एक ही गुट की बनेगी। लेकिन इन सारी चीजों में जो मामला हुआ है और जिस तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनली भी जो बीजेपी की सिचुएशन हो रही है, वैसे में आपको क्या लगता है शहजाद कि इसका कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शन में ही पड़ेगा? पहले मैं आपको ये बता दूं कि माननीय अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री है, कांग्रेस के नहीं है। उन्होंने सदन में खड़े होकर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बिहार को सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य बताया और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बताया है। जी, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की IANS की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013-2014 की, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम 2015 में है माननीय। हाँ, तो वो एक साल आगे की, पिछले साल की रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे की स्थिति है कि आपके पिछले साल की रिपोर्ट इस साल में आती है। तो ये अरुण जेटली जी ने कहा है। तो नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और केवल क्योंकि आपकी बीजेपी की सरकार वहां नहीं है और ये कहना कि नीतीश जी ने जंगल राज कायम कर दिया, ये गलत बात है।
मैं पर एलजेपी के लोगों को एक नसीहत जरूर दूंगा जी कि आप शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनको फोन पे आप बात कर लीजिए एक बार, क्योंकि भाजपा का ये इतिहास रहा है कि वो अपने घटक दलों का इस्तेमाल करके उनको फेंक देती है, और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी हमारे पास है। मेरी तो सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि रामविलास जी कहीं इसमें ना फंस जाए। 6 महीने पहले तक तो वो चुनाव से कह रहे थे मोदी जी आप क्यों अजय कुमार को डरा रहे हैं? नहीं, मैं उनको डरा नहीं रहा हूं। 6 महीने पहले तक चुनाव से सांप्रदायिक कह रहे थे मोदी जी को, फिर वो उनके साथ चले गए, जो एक उनका अंडरस्टैंडिंग हो गया उसके लिए, ठीक है, अच्छी बात है। पर आज देखिए क्या हो रहा है बिहार में। अश्विनी चौबे बिहार के बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। एनडीए बोर्ड को कहां कंसल्ट किया? आपके जो अनंत कुमार है, अनंत कुमार ने क्या कहा? मोदी जी चेहरा रहेंगे और कोई है ही नहीं। और फिर उसके बाद सीपी ठाकुर वो कहते हैं कि मैं अपना बनूंगा, और फिर उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं कि मैं बनूंगा। तो एलजेपी की विचारों की हालत तो ये है कि इनको तो आज पूछा भी नहीं जा रहा है, और जबकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है उस अलायंस का। जहां तक जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की अलायंस की बात है, हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात चल रही है। आपने देखा है 10 बाइपोल की सीटें हुई थी अगस्त में, और हम लोगों ने उनमें से 6 सीटें जीती, भाजपा को शिकस्त दी, और वहां पे हमारा 8% वोट शेयर बढ़ा है। हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह इसमें बहुत आगे तक हम इसमें आपकी कामयाबी होगी, ये कहना है कांग्रेस के लीडर शहजाद पूनावाला का। यहां वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि 4-5 लोगों ने, जिन लोगों ने अपना नाम पेश किया है बिहार के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उनके दावों में कितना दम है। लेते हैं ब्रेक। हो जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हम मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ। पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे। जल ही जीवन है, अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला ये कह रहे थे कि जिस तरह से ये कहना कि नीतीश कुमार के पीरियड में सब कुछ बुरा हो रहा है, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दिया, और जिसमें जेटली साहब ने खुद कहा है कि सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला जो स्टेट है वो बिहार है। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही है कि जिस तरह से वहां पे कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी सीपी ठाकुर, कभी सुशील मोदी अपना दावा पेश कर रहे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि वहां पर एक राय नहीं है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के लीडर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीपी ठाकुर ने जब अपना दावा पेश किया तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा में अंदर में अगड़े पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट की राइवलरी वहां शुरू हो गई है। क्या कहिएगा पटेल साहब? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई विवाद है न, नेतृत्व के सवाल पर विवाद है। कैसे नहीं है? सवाल पर विवाद है जी। आप मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा होना था, उसके पहले घोषणा नहीं होने से पूर्व बहुत सारी बातें आती थी मीडिया के अंदर। अरे घोषणा के बाद अडवाणी जी ने क्या किया? लेकिन जैसे ही अरे घोषणा के बाद अडवाणी जी ने क्या किया? संसदीय बोर्ड ने घोषणा के बाद अडवाणी जी ने क्या किया, और आज हाल ही में उन्होंने क्या बयान दिए? उनको फिर आपने मार्गदर्शक बना दिया। नहीं, मार्गदर्शक तो मूक दर्शक बना दिया। बाद मूक दर्शक हो। सुन लिया जाए जी बोलिए। सुन लिया जाए, संसदीय बोर्ड का निर्णय होने के बाद और सारे विवाद समाप्त हो गए। हमारे यहाँ ऐसे ही बिहार में भी जब संसदीय बोर्ड और एनडीए के घटक दल जब निर्णय ले लेंगे, उसके बाद सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। हर लोगों की इच्छाएं होती है, हर दल का इच्छा होता है, तो सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जब
सामूहिक रूप से बैठेंगे और उस पर चर्चा हो जाएगी और जब वहां निर्णय हो जाएगा उसके बाद सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। कहीं को नहीं, हर लोगों का यही इच्छा है कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति, लालू और नीतीश का जो राज है उस राज को समाप्त करना, एनडीए का शासन यहां बिहार में बने। लेकिन ये बताइए शासन आए, एक पटेल साहब, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, जब अनंत कुमार पटना के में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार का जो इलेक्शन है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, सुशील मोदी उनके साथ खड़े थे और थोड़ी देर में सुशील मोदी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इस पे अभी विचार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब दिल्ली आते हैं अनंत कुमार तो फिर अपने बयान से पलट जाते हैं, फिर सीपी ठाकुर अपना दावा पेश करते हैं। तो कहां एक तरह की बात है, या तो कहीं ना कहीं पार्टी के लीडर्स में कम्युनिकेशन का गैप है या कोई ना कोई अंदरूनी कला है। सही बात नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं है। अनंत कुमार जी ने कहा कि हमारे साथ पास बेहतर चेहरा है, नरेंद्र मोदी पर बिहार के लोगों का विश्वास है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास। क्यों रामविलास पासवान के चेहरे पे विश्वास नहीं है? चाहता है रामविलास पासवान जी के चेहरे पे विश्वास नहीं है आपको? उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे विश्वास नहीं है? ये बिहार के जमीन के पुत्र हैं, आप उनको अपमानित कर रहे हैं क्योंकि उनकी कास्ट कोई और है। आपको उनके कास्ट से मतलब, आप इतनी ओछी सोच रखते हैं कि किसी के कास्ट पे बैठकर आप उनको मना कर रहे कि आप चेहरा नहीं बनेंगे, केवल दिल्ली में बैठा एक गुजराती बनेगा, तो बिहार के लोगों की आत्मसम्मान का क्या होगा, उनकी अस्मिता का क्या होगा? जी पटेल साहब, गैरत है ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ नेताओं की कड़ी है, कई ऐसे सारे लोग हैं जो उस पद पर पहुंच सकते हैं। उस तो रामविलास जी का नाम लीजिए। एक बात बताइए, एक बात बताइए प्रेम रंजन पटेल साहब, ये बताइए बीजेपी का कौन लीडर ऐसा है बिहार में जो सर्वमान है, जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी मकबूलियत सारे लोगों में एक सी है? आपको ही पता है कि सुशील कुमार मोदी को एक बहुत बड़ा धड़ा नहीं मानता है। कौन सा ऐसा लीडर है जिसके नाम पे आप वोट मांग सकते हैं? कम से कम उस लिहाज से रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े लीडर हैं। सुशील कुमार मोदी विधानमंडल दल के नेता हैं। अगर सर्वमान नहीं होते, सब लोग नहीं मानते तो संसद तो अब विधानमंडल दल के वह नेता नहीं होते, तो फिर उनको कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते हैं? चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, आप ही की बात प्रेम रंजन जी, आप ही की बात कि वो आपके विधानमंडल दल के नेता हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत मकबूल हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो फिर उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि संसदीय बोर्ड हमारे यहां सबसे जो ऐसे केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है और वो फैसला लेता है हर विषय पर, हर चीजों पर, और वो जब फैसला लेगा जहां भी, वो सारे विवाद समाप्त हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं रहेगी। हमारा एनडीए घटक दल में भी सब लोग बैठेंगे और इस पर निर्णय होगा, उसके बाद ही जो ऐसे कुछ तय होगा। चलिए एक सवाल हम अजय कुमार से कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि एनडीए का घटक दल बैठेगा, जो एलाइज हैं, जो उस इत्तेहाद के पार्टीज हैं, वो बैठ करके फैसला करेंगे, अगर यही बात होती तो फिर इस बात को अनंत कुमार ने क्यों कहा कि मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, जहां तक घटक दलों का सवाल है, रंजन जी यही कह रहे हैं, जहां तक घटक दलों का सवाल है, घटक दल या एलजेपी की बात मैं करूं तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, यह उसका हक है कि वह किसको अपना मुख्यमंत्री तय करती है, इस पे कोई विवाद की समस्या। रामविलास पासवान पिछलग्गू होंगे, इतने बड़े लीडर बिहार के लिए, कम से कम रामविलास पासवान 67-69 में पहला इलेक्शन जीते, और वो बड़ी दल है, उनकी सीट हमसे ज्यादा है, हम उसके घटक दल हैं, दिल्ली में उनका शासन है। एक बात बताइए अजय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे तौर पे ज्यादा सीट नहीं आती है तो क्या पासवान जी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दिया जाएगा। यहाँ पे हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारे लिए, मैंने बार बार यह कहा कि एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ये जो लालू जी के पेट में नीतीश जी दांत खोजा करते थे, और जो लालू जी आज समझौता करने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं जहर पी रहा हूं, मैं जहर की घुट्टी पी रहा हूं, तो इस तरह की एक जो दो मुंहा सांप वाली राजनीति बिहार में चल रही है,
एक है नागनाथ और एक है सांपनाथ, एक और पूछ सकता हूं? और उसको अजय कुमार जी उसको हवा दे रहे हैं भोलेनाथ जी, जो भोलेनाथ है हमारे जवाब दें। कांग्रेस। मैं आपको सवाल मेरा सुन लीजिए ना, ये जो हवा सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी, ये जो हवा दे रहे हैं इस राजनीति को, इस साजिश से बिहार की जनता को मुक्त कराने के लिए चाहे एलजेपी को कोई कुर्बानी भी करनी पड़े, भाजपा को कोई कुर्बानी भी करे तो की जाए। जी शहजाद, सिर्फ एक सिंपल सवाल है मेरा कि एलजेपी ने NDA 1 से क्यों रिश्ता तोड़ा था, जरा बयान कीजिए। ये तो आप जरा बयान कर दीजिए, ये तो बयान कर दीजिए। मैं आ रहा हूं, ये तो आप बताइए कि आप जो है, हाँ मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं कि आप समझौता में रहने के आपसे एक सवाल शहजाद जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि NDA 1 से जो नाता तोड़ा, और आपने ये कहा कि लालू जी जो नीतीश के पेट में दांत ढूंढते थे और जहर का प्याला पीते हैं, और हम तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है लालू जी कह रहे हैं, लेकिन इसी तरह की और इससे भी कड़े जुमले, इससे भी बड़ी बातें रामविलास पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते थे, और इन्हीं सारी चीजों को बोल करके उन्होंने नाता तोड़ा इंडिया से, और फिर आकर के गलबैया कर लिया। आप हमें वो सवाल दे दीजिए कि उसी एनडीए में नीतीश कुमार भी थे, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? अब दोबारा वहां जाएंगे तब बात करेंगे ना। नहीं, हमने गुजरात के सवाल पर, गुजरात ये तो थे, फिर वापस आए, फिर चले गए जी। हमने जब उसको क्लीन चिट मिल गया, जब इस देश कौन ने क्लीन चिट दिया? किसने क्लीन चिट दिया है? कहां से क्लीन चिट? सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट, अभी मामला चल रहा है, ये परसेप्शन आप लोग बना रहे हैं क्लीन चिट वाला, कोई क्लीन चिट नहीं मिला। आपने उसको देश का प्रधान, अभी तक नागावटी कमीशन की रिपोर्ट भी पूरी नहीं हुई है ना, SIT की रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के लीडर असलम आजाद साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की रणनीति होगी बिहार में इलेक्शन को लड़ने की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश में एक लीडर है नरेंद्र मोदी जी, जो देश के वजीर आजम हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, और अपने बलबूते पे महाराष्ट्र से लेके कश्मीर तक बीजेपी की गाड़ी को कहीं ना कहीं पार लगाते हैं, बहुत बड़े पहलवान हैं। उनके मुकाबले में बिहार में किसको लाइएगा कैंपेनिंग में आप लोग? वो जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री हैं, आपने खुद बताया कि बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं जी, और बहुत अच्छे जो है जादूगर भी हैं। अपनी बातों से लोगों को कभी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कभी जात की बात करते हैं, कभी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन झाग के वही 3 बात कुछ हासिल नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा तो कश्मीर से लेकर के दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक लोगों ने दिखलाया था, वोट मांगा था। नहीं तो मिला भी, महाराष्ट्र में सरकार बनी उनकी, दिल्ली में क्या मिला? लेकिन महाराष्ट्र में तनहा तो सरकार बना नहीं पाए, अक्सरियत हासिल कर नहीं सके। दिल्ली में 3 सीट पर सिमट गए, और मैं जब चुनाव हो रहा था कश्मीर में तो मैं वहां कश्मीर यूनिवर्सिटी गया और मुझे लगा कि बीजेपी वहां 10-20 सीट भी नहीं लाएगी, वहां 25 सीट ले आई, क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब अकेले सरकार बनाएंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से आखिरी दिनों में ध्रुवीकरण किया, 370 का मामला उठाया और फिर शरणार्थियों का मामला उठाया, नतीजा यह है कि उनको फायदा हुआ। लेकिन अकेले जो वहां उन्होंने वादा किया था कि मैं वहां बीजेपी का ये मुख्यमंत्री दूंगा, बीजेपी का नहीं बल्कि हिंदू मुख्यमंत्री दूंगा। दिलचस्प बात यह है, ये सेकुलर देश में ये कहा जाता है कि मैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार आजादी के बाद 67 वर्षों के बाद हिंदू जो है मुख्यमंत्री दूंगा। क्या इस तरह से अगर बातें की जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि यह पार्टी सिर्फ सरकार ये क्या कहते हैं मुल्क को तोड़ना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि अगर बिहार में मुझे किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, एक चेहरा है, वो चेहरा नीतीश कुमार का है, और हम ये समझते हैं लालू का कोई चेहरा नहीं है, लालू प्रसाद का कोई चेहरा नहीं है, चेहरा है, कहीं से उसके दामन पर कोई दाग नहीं है, समझा ना? यानी आप लालू जी को दागी कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को आप ये कह रहे हैं कि दागदार चेहरा है। अरे दागदार चेहरा अगर उसका है, मान लिया, अगर मान लेते हैं कि अगर उसका
तो क्या बहुत बेदाग चेहरा, बेदाग दामन है जो है नरेंद्र मोदी जी का जी। जिस नरेंद्र मोदी के यहाँ 3 दिनों तक जो है नरसंहार होता रहा और सरकार की तरफ से जो नरसंहार कराया गया जैसा आरोप लगाया जाता है, तो क्या उस चेहरे पे जो है हिंदुस्तान के लोग जो है विश्वास करेंगे? एक बार धोखे में आ गए, समझा ना, अब उस जाल में फंसने वाले नहीं है। अब उस जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत असलम आजाद साहब आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। शहजाद आपसे जानना चाहेंगे, एक बात कही प्रोफेसर असलम आजाद ने कि जिस तरह से बीजेपी ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइज करती है वोट को इलेक्शन से कुछ दिन पहले, अगर वैसी ही किसी तरह की राजनीति की गई और किसी तरह के स्लोगन या किसी तरह की ऐसी चीजें हुई जिससे वोट पोलराइज हो, तो क्या फिर ये जो यूपीए का कोलिशन हम इसको कह लें, आरजेडी जेडीयू का कोलिशन कह लें, ये कारगर होगा? देखिए, ये तो उनकी मंशा हमेशा से रही है। जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने ये किया, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले चुनाव में ये करने वाले, राम जन्मभूमि के मामले पर शुरू हो गया, और उसकी कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। और हम ये मानते हैं कि बिहार में भी ये लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। अजय कुमार जी ने तो एक खुलासा भी कर दिया कि जब भी बीजेपी बाहर चली जाती है दंगे शुरू हो जाते हैं, और मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, और दिल्ली में पहली बार 15 सालों में त्रिलोकपुरी, बवाना, इन इलाकों में दंगे हुए, चर्च जले, ये सारी चीजें बीजेपी के आने के बाद हुई। तो हम ये जानते हैं कि ये बीजेपी की फिलॉसफी है। अब 2 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पहले तो अलायंस के मामलों में आपने देखा कि दिल्ली में इन्होंने, बीजेपी ने किरण बेदी के एक चेहरे को पकड़ा कहीं से और फिर उसको थोप दिया, और उनकी क्या हालत हुई, मोदी जी के साथ चलने लगे लोग, तब 3 सीटों पे आके रुक गए। इनके यहां बिहार में जितेंद्र राम मांझी वहां की किरण बेदी बनेंगे, क्योंकि उधर जिस चेहरे को वो कल तक गालियां देते थे, जितेंद्र राम मांझी के हर फैसले को कहते थे अवैध फैसला है, आज उनका देखिए एलजेपी को नाराज करके जो पार्टी अपने सांप्रदायिकता के मुद्दे को छोड़ के उनके घर आई, उसी को दरकिनार करके आज जितेंद्र राम मांझी को ऊपर किया जा रहा है। तो ये ऐसे तरीके का आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जितेंद्र राम मांझी के आने से रामविलास पासवान को भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा? ये आपस में अजय कुमार जी अपने दिल की व्यथा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो बहुत शरीफ इंसान है, पर उनके चेहरे से दिख रहा है कि क्या उनकी व्यथा है। पर मैं उसमें और एक और जोड़ दूं बात कि इनकी व्यथा तो उनकी व्यथा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरे है हमारे चाणक्य अमित शाह, वो जाके हर नेता को कहते हैं कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड में भी ये किया, बिहार में भी ये कर रहे, सब जगह ये जाके लोगों को बेवकूफ बनाते कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी का चेहरा आगे करते, और किसी राज्य लेवल के लोगों को चेहरे का मौका बनने का मिलता ही नहीं है। तो इस तरह की राजनीति बिहार क्यों अपनाएगा? बिहार में क्या चेहरों की कमी है? नीतीश जी का चेहरा है, रामविलास जी भी है, लालू जी भी है। क्या वहां के नेता वहां पे काफी नहीं है कि बिहार के लोगों का नेतृत्व कर सके? कि केवल मोदी जी, और मोदी जी ने 1.5 साल में दिया क्या है इस देश को? चलिए, वो तो एक लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जो सवाल उठाया है शहजाद ने कि जिस तरह से जीतन राम मांझी को, आपको भी याद होगा और इसी स्टूडियो में हम लोगों ने बहस भी की है इस पे, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अटैक होता था जीतन राम मांझी के ऊपर जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह से उनका उपहास होता था, जिस तरह से रिडिक्यूल किया जाता था, उनके ऊपर तंज किए जाते थे, उन्हीं को आज आप लेके चले आए एनडीए में, और वो भी उसी वोट बैंक के बदौलत जो वोट बैंक रामविलास पासवान की कहीं ना कहीं सियासी जिम्मेदारी रही है बड़े लंबे वक्त से। तो क्या रामविलास पासवान और आपकी पार्टी को इस बात का खदशा, इस बात का डर नहीं है कि आपका अपना सपोर्ट बेस जो है उसमें सिंगमारी हो रही है? देखिए, पहले मैं सजाद भाई के सवालों का जवाब दे दूं जी कि सजाद भाई आज कांग्रेस प्रवक्ता की तरह नहीं, किसी जर्नलिस्ट की तरह इनको बुलाया कीजिए आप अपने चैनल में। जर्नलिस्ट भी है ये, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, जर्नलिस्ट की तरह बुलाया कीजिए, क्योंकि अपने दल की छोड़ के इनको मांझी जी की व्यथा पता है, जाहिर सी बात है, की व्यथा पता है, करेंगे ना। अरे आप जर्नलिज्म से राजनीति में आ सकते, तो हम राजनीति से जर्नलिज्म नहीं कर सकते क्या? इनको एलजेपी की व्यथा पता है। मेरा तो इनसे एक सवाल है कि पिछली बार जो एक रजिस्टर्ड करप्ट पार्टी जिसके साथ ये अलायंस में गए थे और अलायंस में होने के बाद मंच शेयर नहीं किया करते थे, तो इस बार जैसे उन्होंने कहा है जेडीयू के साथी ने कि नीतीश जी उनके चेहरे हैं, लालू जी के सवाल पर वो चुप रहे हैं, मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी जी लालू जी के साथ मंच शेयर करेंगे कि नहीं? मुझे ये बता दें। ये तो बात की बात है, लेकिन आपने पहले उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आपके वोट में सिंगमारी हो रही है? ये जो पूछ रहे हैं कि अलायंस पार्टनर का ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो बिहार ने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा है, और इस बार भी एक सवाल है कि अभी मंच शेयर होगा कि नहीं।
जो जेडीयू और आरजेडी का इनर कंट्राडिक्शन है उसका आपने अनंत सिंह, लेकिन आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पहले जब मैं आपको जवाब दूं इसका, हमने अभी आपसे सीखा, मैं आप जवाब दूं, अभी हमने साझा, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मेरी व्यथा, हम दोनों आज पार्टनरशिप में हैं, मेरी व्यथा मैं जवाब दीजिए और उनकी व्यथा मैं कहूंगा। जी मेरा जवाब ले लीजिए। हमारे यहाँ पे जेडीयू आरजेडी की ऑलरेडी बैठक हो चुकी है जी। लालू जी संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बात जग जाहिर है। लेकिन रजिस्टर्ड करप्ट पार्टी के साथ आप समझौता करेंगे? नहीं, आप लोग जयललिता के साथ हाथ पैर मिला रहे थे, तब का क्या था? तो जयललिता जी कौन सी, तो जेल में बात कर रहे हैं, मतलब हम गलती करेंगे, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, बात सुनिए, अगर हम गलत, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, इसलिए जस्टिफाई जवाब तो देने दीजिए। लालू जी की पार्टी के साथ हमारा समझौता है। लालू जी एक इंडिविजुअल है, उनकी पार्टी के साथ हमारा समझौता है। हम लोगों ने तय किया है कि नीतीश जी का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री भी है, नीतीश जी का चेहरा भी जो आगे है। आज की तारीख में नीतीश जी आके राहुल जी से भी मिलकर गए हैं और आगे जो फैसला होगा चेहरे के बारे में वो जल्दी हो जाएगा। तो हम लोगों की मंच की बात जहां तक है, हम लोग तो पार्टी के सिंबल शेयर करके चुनाव लड़ेंगे। आपको क्यों उसमें चिंता हो रही है? हम तो ये है, पिछली लोकसभा में भी हम लोगों ने बाइपोल लड़ा ना साथ में, बाइपोल लड़ा साथ में, 8% वोट बढ़े हमारे, हम लोगों ने सीटें हासिल की। लेकिन मेरा आपका सवाल ये है कि सुषमा जी का आप क्या कर रहे हो, वसुंधरा राजे जी का क्या कर रहे हो? 30% दागी मंत्री जो बैठे मोदी जी की कैबिनेट में, उनके साथ बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा अजय कुमार, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे और जानना चाहेंगे अजय कुमार से कि अगर करप्शन ही एक मुद्दा है तो बहुत सारे ऐसे चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हैं जो चेहरे से बेदाग नहीं है। और उसके साथ अगर अलायंस की बात है तो ऐसी पार्टियों के साथ बीजेपी ने अलायंस किया है जो कहीं ना कहीं जिसको वो देश विरोधी तक कहते थे। लेते हैं ब्रेक। रमदान 200 से भी ज्यादा मुल्कों और इलाकों में मौजूद करीब 3.5 लाख मनीग्राम एजेंट लोकेशंस की बदौलत पाइए चांद के दीदार के साथ कई इनामात। बेशक पैसे मिलते ही हर चेहरा चांद सा खिल जाएगा। बस 1800-000-5454 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और हर लेन देन पर पाइए 10 रुपए का रिचार्ज। इतना ही नहीं, मोटर बाइक और टेलीविजन सेट जैसे हैरत अंगेज इनामात पाने का मौका भी। ऑफर 18 जुलाई 2015 तक। मनीग्राम आपको नजदीक लाए। गुरुजी ठंडाई की तरफ से सभी देशवासियों को रमजान मुबारक। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे और शहजाद पूनावाला ये कह रहे थे कि किसी भी तरह से इलेक्शन को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने पार्टनरशिप में शेयर सिंबल के बेसिस पे बाई इलेक्शन भी लड़े हैं और ये इलेक्शन भी लड़ लेंगे। और नीतीश कुमार की जहां तक छवि का सवाल है, उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं बेहतर है, इसलिए उनकी लीडरशिप में अगर वहां पे इलेक्शन हो रहा है तो कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है। दूसरी तरफ अजय कुमार ये कह रहे थे कि कल तक जिसको आप दागी करते रहे, क्या उसके साथ मंच शेयर कीजिएगा। मेरा सवाल अजय कुमार से है, कल तक आपने जिन लोगों को देशद्रोही कहा, पीडीपी पार्टी, उसके साथ ना सिर्फ आप मंच शेयर करते हैं बल्कि सरकार शेयर करते हैं, क्या कहिएगा? सज्जाद लोन को मिनिस्टर बना दिया आपने। नहीं, सवाल इस बात का है कि जब कोई भी व्यक्ति को हमने एक्सेप्ट किया तो क्या हम उसके साथ चले या नहीं चले। हम गठबंधन दन की राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे तो आप अपने कन्वीनियंस से लोगों को देशद्रोही अलगाववादी कहिएगा और अपने कन्वीनियंस से आप उनको कहिएगा कि नहीं वो देशभक्त हैं। अगर आज एलजेपी और आरएसपी भाजपा के साथ है तो क्या अब हमें भाजपा साथ लेकर के चल रही है या हमें जब जरूरत पड़ता है उस वक्त इस्तेमाल करती है और बाद में फेंक देती है? सवाल इस बात का है। कांग्रेस ने जब लालू जी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ चुनावी राजनीति में जाने का फैसला किया, तो फिर यह कहना कि लालू जी दागी हैं, इसलिए अगर वो औरंगाबाद में भाषण दे रहे हैं, किसने कहा? सोनिया
ये पिछले पूरे लोकसभा में आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मुमकिन नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है इतनी मीटिंग्स हुई, 100 से प्लस सभाएं हुई, सोनिया गांधी जी की सभा अलग हुई, राहुल गांधी जी की सभा अलग हुई, लालू की सभा अलग हुई, एक मंच पे अजय कुमार जी आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है। 2004 के कैबिनेट में आपके मंत्री मनमोहन सिंह और लालू प्रसाद एक ही कैबिनेट रूम में बैठे थे। आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है कि कौन किसके साथ बैठा है? चिंता छोड़िए, आप हमें ये जवाब दीजिए, बता दीजिए। चलिए, पिछली बार आपने मंच शेयर नहीं किया, इस बार आप मंच शेयर वो हमारी रणनीति है। हमारे साथ असलम आजाद साहब मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। असलम आजाद साहब, ये बताइए कि जिस तरह की आप लोगों की जितना उम्मीद था कि बहुत खून खराबा होगा, बहुत मारपीट होगी, बहुत जुमलेबाजी होगी और उसके बाद जाकर के कहीं जेडीयू और आरजेडी का इत्तेहाद होगा, लेकिन बरक्स ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही खुश उसलूबी से ये इत्तेहाद हो गया। किसी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ, बहुत आसानी से दोनों लीडर नीतीश कुमार और लालू मिल गए। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नीतीश कुमार को डिक्लेयर कर दिया गया। क्या इसी खूबसूरती के साथ जो सीट शेयरिंग की बात है वो भी तय पाएगी या उस पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई फांस फंसी हुई है? अस्सलाम वालेकुम साहब। नहीं, ऐसा है कि आरजेडी में कुछ ऐसे लीडर्स रहे हैं जो वक्तन फवक्तन इस तरह के बयान देते रहे हैं जिससे लगता है आपका इशारा रघुवंश बाबू की तरफ है, कुछ नाचाकी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी, आपने देखा ही है। हम समझते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई उसमें झगड़ा नहीं होगा। जो जमीनी हकीकत है कि कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, किस पार्टी का उम्मीदवार जो है ज्यादा अच्छा होगा और वहां का जो सोशल इक्वेशन है उसके मुताबिक हम लोग उम्मीदवार देंगे। लेकिन ये तय है कि 119 सीट हमारी है और 119 सीट पे कम से कम जो है जनता दल यूं लड़ेगी। और अगर आप 2005 का इलेक्शन देखें और 10 का देखें और परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो उस लिहाज से जाहिर है कि परसेंटेज ऑफ वोट हमारे साथ है और आवाम भी हमारे साथ है। तो ये बताइए असलम आजाद साहब, आपकी बात मैंने सुन ली। नहीं, ये बताइए, अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखना है तो हम पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन का वो परसेंटेज ऑफ वोट क्यों ना देखें जो लालू जी कह रहे हैं? देखिए, लालू जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही हो सकते हैं जी, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जिस तरह से हुए, जिस तरह से भावना को दुरुपयोग कर, उस पर जवाब नहीं है आपके पास। असलम आजाद साहब, आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताइए कि 119 सीट पे आप अगर लड़ते हैं जेडीयू अकेले, तो फिर आरजेडी कितनी सीट पे लड़ेगी? 100 सीट या 80 सीट? इसलिए कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, एक दो छोटी पार्टियां और हो सकती हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो आधार बनेगा। मैं अटक नहीं रहा हूं जी, मैं अटक ना रहा हूं। आप जानते हैं कि किस तरह यहाँ लास्ट पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था और 119 जो हमारी जीती हुई सीट है, हमारे मेंबर्स हैं, उनसे हम क्या उनका टिकट काट देंगे हम? ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवार होंगे जो नहीं जीत सकते हैं, तो वहां हम आरजेडी को दे सकते हैं। 2-4-5 सीट ऐसी हो सकती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है और इसको लेकर के कोई इख्तलाफ जो है हममें नहीं होगा। ये लोग जो है समझते हैं कि इख्तलाफ हो जाएगा और फिर बात नहीं बन पाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, इख्तलाफ की बात करें, जिस तरह से अभी आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है पटना में, उसको लेके आपकी पार्टी और जेडीयू में इख्तलाफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं जात पात की लड़ाई दिख रही है, भूमियार वर्सेस यादव का तनाजा दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे सीट एडजस्टमेंट होगा? नहीं, भूमियारों का जहां तक मामला है, बिहार के भूमियार जो है या अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो तकरीबन बीजेपी में चले गए हैं। भूमियार भी 16% जो आबादी, भूमियार भी नहीं, ये ऐसी सब बातें गलत है। भूमियार भी जी, जहां भूमियार कैंडिडेट जहां हमारे कैंडिडेट भूमियार होंगे, हो सकता है कि उनको कुछ वोट मिले, लेकिन ये तकरीबन तय है कि बीजेपी का ये
का वो एक सतून बने हुए हैं। भूमियार भी असलम आजाद साहब आपकी जेडीयू के एक तिहाई के करीब आपके एमएलए भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, क्या कहिएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट चाहता है, ये जवाब दे दो। वो जा चुके हैं इनके हिसाब से। देखिए ऐसा है कि 5 में और 9 में ये लोग जीत के आए, कुछ लोग एलजेपी से जीत के आए और फिर हमारी पार्टी में चले आए और उसके बाद जाहिर है कि जब उनको टिकट मिला और नीतीश कुमार के नाम पर जो वो जीत के चले आए, लेकिन हम तो सबका टिकट कटना चाहिए कि वो नहीं जीतेंगे या उनको वोट नहीं मिलेगा। जी हम, लेकिन ये आम परसेप्शन यही है कि भूमियार या अपर कास्ट जो है आज जो है बीजेपी के साथ है। ये मैम, लेकिन नीतीश कुमार के नाम, ठीक है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर जो वहां दलितों का वोट नहीं मिलेगा? क्या अकलियतों का वोट नहीं मिलेगा? क्या पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा? असलम आजाद साहब, हाँ, वो ख्याल में नहीं रहे बीजेपी जी नहीं, माफ कीजिएगा, पर आप जो है, मैं आपको आपकी तुलना, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद माफ कीजिएगा, मैं आमतौर पे ये बात नहीं कहता, पर आपकी बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी जो एक नेता है बीजेपी के, जिनको कोई सीरियसली नहीं लेता, उनकी तरह बयान हो रही है। आप थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिए। नीतीश जी जो है बहुत ही विकास के नाम पर लड़ने वाले चेहरे हैं। ये कास्ट वाली राजनीति की बातें वो भी नहीं करते। कहां से आपके पास ये आंकड़े हैं वो मुझे नहीं पता, पर मैं ये भी जरूर कहूंगा आपसे कि जो सीट का मामला है, जैसे राहुल जी के नेतृत्व में नीतीश जी आए थे और उसी के बाद उनके चेहरे को आगे किया गया था, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल जी है, नीतीश जी है, लालू जी है, वो मिलकर तय करेंगे। आपकी 119 की फिगर क्या नीतीश जी ने उस पर मोहर लगाई है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मैं क्योंकि बहुत ध्यान से देखता हूं। तो मैं थोड़ा सा आपको यह विनंती करूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसी बातें मत कीजिए। आप बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता है, थोड़ा सा आप संयम रखिए। और भूमियार आपके सभी तबकों के साथ हम चल रहे हैं, 80%, 90% तबका हमारे साथ। जी 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 जी, जवाब देते हैं जी। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल में जब आप हाफ पैंट पहनते रहे होंगे उस जमाने से मैं चुनाव लड़ चुका था। वो बात सही है, पर आप जो है आप उसी समय की बात कर रहे हैं और मैं फुल पैंट पे आ गया। मैं फुल पैंट पे आ गया, पर आप उसी मोदी की बात कर रहे हैं। की बात कही नहीं, इन्होंने भूमियारों की बात। नीतीश जी विकास का चेहरा नहीं है क्या? नीतीश जी विकास का चेहरा है, तो विकास पे आप राजनीति कीजिए और वो भी हम कर रहे हैं। और अब आपका ये कहना कि नीतीश कुमार का नाम पेश किया गया राहुल जी के बाद, तो क्या किसी और के नाम पर 5 सीट जीत जाइएगा? नीतीश कुमार, आप राहुल गांधी के नाम पर 5 सीट यहाँ असेंबली में जीत जाएंगे। आपके नीतीश जी फिर भी गए थे ना राहुल जी के पास, राहुल जी तो नहीं गए। लेकिन ये बताइए असलम आजाद साहब, जिस तरह की बात कांग्रेस और जेडीयू में हो रही है, जिस तरह की बात आपचीत में हो रही है, उससे क्या अच्छा और मुनासिब इत्तेहाद हो सकता है? देखिए मैं असलम आजाद साहब, अगर आप राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाइए, ये नीतीश कुमार पे सवाल उठाए, मैंने नहीं उठाया, इन्होंने नहीं उठाया, लेकिन आप राहुल गांधी के लीडरशिप पे अगर सवाल उठाइए, ये ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ नीतीश जी के मन में राहुल जी के प्रति बड़ी आदर और अरे कांग्रेस कहाँ चली गई? सुनिए ना जनाबे वाला, 44 सीट पे चली आइए। अरे आपने राहुल गांधी के चेहरे पे आप वोट मांगे। असलम आजाद साहब, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल व्यू है। मैं आपसे फिर से पूछा, आप सुब्रमण्यम स्वामी की भाषा मत बोलिए। आप ऐसी लाइन ले रहे हैं जो आपकी पार्टी की लाइन नहीं है। शायद आपको बीजेपी में शायद एंट्री करनी है, इसलिए आप बीजेपी के गुण वखान कर रहे हैं। आपने जाती तौर पर आपने जो सवाल किया है, ये आप ऑफिशियल व्यू नहीं दे रहे किया है जाती तौर पर, उसका मैं जाती तौर पर जवाब दे रहा हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये असलम आजाद साहब को जाना जाता है ऐसी बातें करने के लिए। सज्जाद साहब, असलम आजाद साहब जो बात कह रहे हैं, ये जेडीयू का व्यू नहीं है। मैंने जवाब दिया नहीं। असलम आजाद साहब हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से आपके पास आता हूं, पटेल साहब ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीट शेयरिंग के इशू पे जो बहुत आसानी से जो लोग मिले हैं उनमें इतना बवाल हो रहा है और एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब जीतन राम मांझी आपके यहां जाना चाह रहे थे, उन्होंने शर्त रखी थी कम से कम 60 सीट की, तो क्या 60 सीट उनको दे दीजिएगा? तो फिर आरएलएसपी को कितना दीजिएगा? मांझी रामविलास पासवान की पार्टी को कितना दीजिएगा? और उन सबको देने के बाद आपके लिए खुद कितनी सीटें बच जाएंगी?
देखिए, सबसे मुख्य विषय है हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य है कि चुनाव में सीटों को बंटवारा ही सबसे मुख्य है, कैसे समाप्त करें, ये मुख्य विषय है। जहां तक आपने देखा अभी जो है कि किस प्रकार से ये जदयू के और कांग्रेस के लोग आपस में उलझ रहे सीटों के सवाल पे, इनके यहां भी बहुत सारे विवाद है। गठबंधन से पहले ही इतनी गांठें पड़ चुकी है कि वो चुनाव में भी नहीं खुल पाएगा वो गांठें। आपने देखा कि पहले महाविलय के लिए पूरा मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया और सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी और कहा गया कि किसी समय ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से जो लगातार बयानें आ रही थी और रघुवंश सिंह ने कहा कि उनके पास लड़ने के लिए 37 सीट केवल जो ऐसे मात्र जो आधार बनेगा लोकसभा का चुनाव। अरे आप ये बताइए ना, उनकी बात छोड़िए, आप बताइए कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। देखिए, इन्होंने जेडीयू के लीडर ने ये कहा कि 119 सीट पे उनके एमएलए जीते हैं, 119 सीट पे उनका दावा बिल्कुल जायज है। उसी तरह से आपसे जानना चाह रहा हूं कि कितनी सीटों पे इस आधार पे आपका दावा है? नहीं, हमारे यहां कोई नहीं बनेगा, विवाद बनेगा जब बैठेंगे, हमारे घटक दल बैठेंगे और उसके बाद सारे तय हो जाएंगे, कहीं कोई विवाद नहीं होने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जदयू, राजद, कांग्रेस, इनके यहाँ विवाद है सीटों को लेकर। एक सेकेंड पटेल साहब, एक मिनट आपके पास वापस शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। असलम आजाद साहब ने आज ऐलान किया है, माफ कीजिएगा, क्या नीतीश कुमार ने 119 सीट का फिगर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलम आजाद साहब नीतीश से ज्यादा बड़े हैं क्या? नहीं, इन्होंने ये तो कहा बात। हाँ। नीतीश कुमार ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, लालू प्रसाद ने नहीं कहा। मैं इन 3 नेताओं को मानता हूं। ये असलम आजाद साहब जैसे नेता, वैसे सुब्रमण्यम स्वामी भी है, वैसे कोई और भी निकलेगा, वो बोलेगा 200 सीट पे लड़ना चाहिए बीजेपी को, तो हम मान लेंगे। लेकिन शहजाद जो दलील उन्होंने दी है, जो बात वो कह रहे हैं असलम आजाद साहब, वो फॉर्मूला है कि 119 सीट पे चूंकि जेडीयू का एमएलए जीता है, इसलिए उनका 119 सीट पे क्लेम बहुत वाजिब है। तो ये तो सही है। तो ये नीतीश जी बात रखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने बात तय होगा कि कितनी सीट किसको दी जाएगी, किस फॉर्मूले के तहत। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं और उस पर हम लोग फोकस रखें, और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने में हमारी कुछ सीटें ऊपर नीचे हो जाए तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग नष्ट करें। तो असलम आजाद साहब को मैं कहूंगा कि अपने मुद्दों को, पर्सनल मुद्दों को अलग रखें और पार्टी के स्टैंड पे थोड़ा सा बोले, अलायंस के स्टैंड पे कुछ बोले। अजय कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि इन 2 पार्टियों का मौका हमने देख लिया, ये बताइए कि एलजेपी अगर ये फॉर्मूला हो जो उन्होंने सजेस्ट किया है असलम आजाद ने, कि जितने एमएलए जीते हुए हैं वो सीट मिले, तो उस हिसाब से कितनी सीटें मिलनी चाहिए आपको? नहीं, मैं सीट के सवाल पे आऊं, 1 मिनट में चाहूंगा जी। अभी ये सीट का सवाल जो इनका है वो अपनी जगह है। अभी यही नीतीश कुमार 84 और 89 के दंगों के लिए कांग्रेस और सोनिया गांधी को दोषी मानते हैं। लालू जी और इनके गठबंधन का आपने विकल्प देख लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन नहीं मिली बिहार में, उसके लिए सोनिया गांधी नीतीश कुमार जी को दोषी मानते हैं। बन रही है अलीगढ़, बन रही है, किशन वो बन रही है, दोषी मानते हैं, वो बयान भी है। मेरा जो सवाल है और मेरा जो मौकिफ है कि ये इनर कंट्राडिक्शंस की पार्टी है, जो बाढ़ आने के डर से ये सांप और बिच्छू एक जगह शरण लिए हुए हैं, ये एक साथ। कितनी सीटों पे आपकी दावेदारी? हमने स्पष्ट कर दिया, आपने भाजपा के भी प्रवक्ता को सुन लिया, हमारे लिए सीट का मौकफ नहीं है, हमारे लिए मौकफ है तो आपको अगर कोई इस अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस को खत्म करना। अच्छा, चलिए, आपको अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस को खत्म करना चाहिए। यहाँ पे बहुत खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने ये बात देखी, जाहिर सी बात है, कंट्राडिक्शन की जो बात कर रहे हैं अजय कुमार की, इंटरनल कंट्राडिक्शन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इत्तेहादी हैं उनमें भी दिख रहा है। कहीं पे कोई एक राय नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा, ये जो जुमलेबाजी है ये और तेज होगी, और जब तक कि हतमी फैसला सीट के हवाले से सारी पार्टियों के बीच नहीं होगा, इस तरह की बातें चलती रहेंगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह होगी कि ये बात बिल्कुल तय लग रही है कि जब इलेक्शन करीब आएगा, कैंपेनिंग शुरू होगी, तो ये इलेक्शन 1 to 1 नीतीश वर्सेस मोदी होगा, और इसमें जीत किसकी होगी, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति की जो दिशा है और जो दशा है वो तय करेगी। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे खुली बहस में। फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।